नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हमारे अब तक 8-10 वीडियो आपके हिंदी से संबंधित मिल चुके हैं। तो देखिए, वैसे हमारा टॉपिक विशेषण स्टार्ट होना था बेटा, लेकिन विशेषण को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। उससे पहले देखिए, पैट जो देखा होगा आपने बेटा, पैट, हाँ जी, देखिए पैट के जो सिलेबस है उसमें हिंदी से 5 प्रश्न बनेंगे बेटा और 10 आपके गद्यांश से रहेंगे। तो देखिए, जो 5 प्रश्नों में आपके टॉपिक रहेंगे वो है बेटा संधि, वाक्यांश, लिंग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, शब्द और देखे होंगे बेटा लिंग हो गया, संधि, वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, रचनाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और टॉपिक है बेटा संधि, वाक्यांश, लिंग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे और रचनाएं। एक टॉपिक बच रहा है बेटा अशुद्धि। क्या रहेगा बेटा? अशुद्धि। ठीक है। तो बेटा इस तरह से पैट के एग्जाम में आपके ये 9 टॉपिक हैं, जिसको जैसे कि वाक्यांश है भाई, वाक्यों का एक खंड रहेगा। तो बेटा इस तरह से, हाँ जी, ये हमारा सिलेबस था बेटा पैट का। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हमें बेटा संधि का टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, वाक्यांश जो हैं आपके वो आप स्वयं पढ़िएगा। हाँ जी, हो सके तो आप देखिए प्रैक्टिस हम भी करा सकते हैं, कराएंगे, लेकिन समय को देखते हुए आप लोग तब तक वाक्यांश पढ़िए, पर्यायवाची इनको पढ़िए, विलोम शब्द ये पढ़िएगा, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़िएगा, लोकोक्ति मुहावरे पढ़िए, रचनाएं भी पढ़िए और अशुद्धि। देखिए, सामान्य अशुद्धियाँ जो होती हैं बेटा उनका थोड़ा हम भी ध्यान देंगे, आपको कराएंगे और आप भी पढ़िएगा। और लिंग, तो इनके बारे में बाद में देखेंगे। देखिए, हमें एक समझने का टॉपिक है बेटा हमारा संधि। पैट के एग्जाम में, हाँ जी, ये 9 टॉपिक हैं, इनसे आपका 5 प्रश्न बनेंगे इनसे संबंधित। तो देखिए, अभी हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। देखिए, संधि, देखिए संधि जो शब्द बना हुआ है सम, उपसर्ग और धी से मिलकर बना हुआ है।
कभी आपसे पूछ लिया जाए संधि शब्द में अजी कौन सा उपसर्ग है, तो सम। देखिए एक और बात, संधि को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और संधि को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका जो रीजन रहेगा वो हम संधि के अंतर्गत ही देखेंगे कि ये दो तरीके से कैसे लिखा जाएगा और क्यों लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज हम बेटा संधि स्टार्ट करेंगे। देखिए संधि का जो अर्थ देखा जाए बेटा, संधि का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अब देखिए जब जैसे आपने देखा होगा अजय संधि, आप लोग अपने घर अजय सांकर या जंजीर जुड़वाने के लिए लोहार या सुनार के पास जाते हैं, तो लोहार या सुनार आपके अजय सांकर को या जंजीर को कहिएगा जोड़ने के लिए जब भाई बैठता है तो क्या करता है वह, पहले पद का अंतिम वर्ड, अर्थात पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी और दूसरे टुकड़े की पहली कड़ी, इनको पकड़ता है, इन्हीं के मध्य तो जॉइंट लगाता है बेटा। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, हमेशा के लिए याद रहेगा, संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ड तथा दूसरे पद के पहले वर्ड के मध्य ही होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। संधि कहाँ होगी बेटा? पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मध्य संधि होगी। देखिए संधि का अर्थ बेटा क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। अब हम आगे चलते हैं बेटा, तो एक परिभाषा दी गई है संधि की बेटा कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। ठीक है, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, इसका अर्थ है बेटा, वर्णानाम होता है बेटा वर्णों का आपस में विकार सहित, या कहिएगा बेटा परिवर्तन सहित जुड़ना ही संधि कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? संधि। ठीक है, क्या समझी? वर्णों का आपस में विकार सहित जुड़ना ही या परिवर्तन सहित मिलना ही क्या कहलाता है बेटा? संधि। क्या कहलाता है? संधि। जब दो वर्ण, देखिए मैंने अभी बताया था जैसा कि जब दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं, क्या आते हैं बेटा? अत्यंत निकट, पास में, तो इनके मध्य बेटा संधि हो जाती है। जैसा कि एक और लाइन कही गई है, परह सन्निकर्षाः संहिता। परह सन्निकर्षा संहिता बेटा, परह माने होता है बेटा वर्ण, वर्णों का आपस में सन्निकट या अत्यंत निकट कहिएगा, अत्यंत निकट हो जाना ही संधि है।
ठीक है बेटा। वर्णों का आपस में अत्यंत निकट हो जाना ही क्या है, संधि है। जब दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं, पास आते हैं, हाँ जी, तब संधि होती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, हाँ जी, आप लोग छोटे थे या हम भी छोटे थे बेटा, तो एक शब्द था हमारे पास मास्टर साहब, और छोटे पर हम पढ़ने जाते स्कूल में तो क्या करते हैं, कोई मास्टर साहब बाहर जैसे खड़े हो जाते और हम छुट्टी होती तो इतनी जल्दी होती हमको कि जल्दी में निकलते हुए भागते कह चले जाते, मास्टर नमस्ते, क्या कह जाते, मास्टर साहब, जिसका उच्चारण काल बेटा 8 मात्रा काल का है, और उस शब्द को आप क्या कह गए बेटा जल्दी में, मास्टर साहब। अर्थात आपके पास समय कम था तो आपने मास्टर साहब शब्द को, जो 8 मात्रा काल का समय था, 8 मात्रा काल लेना चाहिए था, आपने कितना लिया, 5 मात्रा काल का समय लिया बेटा। यही है बेटा संधि। जब दो वर्ण अत्यंत निकट आएंगे, आप जल्दी करेंगे तो संधि का होना स्वाभाविक है। संधि की नहीं जाती बेटा, हो जाती है। ठीक है, संधि का यानी वर्ण जब अपने आप पास आएंगे ना, जब पास आएंगे, जल्दी जल्दी आप बोलेंगे तो संधि हो ही जाएगी। तो याद रखना। तो आज हम पढ़ते हैं बेटा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार देखिए, संधि के 3 प्रकार हैं। एक तो रहेगा बेटा स्वर संधि, दूसरा रहेगा व्यंजन संधि, और तीसरा रहेगा बेटा विसर्ग संधि। याद रखेंगे बेटा, स्वर संधि कब होगी, व्यंजन संधि कब होगी, और विसर्ग संधि कब होनी है। तो देखिए, स्वर संधि होगी जब पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर होगा तब। इसका मतलब देखिए, केवल मैंने स्वर प्लस स्वर लिखा है, इसका रीजन सबसे पहले ही बता दिया था कि संधि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मध्य होगी। तो स्वर संधि कब होगी बेटा, जब पहले पद का, देखिए जैसे कि मान के चलिए ये पद है कोई, इसका बेटा अंतिम वर्ण, ये वाला वर्ण स्वर होना चाहिए, और इसका ये वाला वर्ण भी स्वर होना चाहिए बेटा, तब स्वर संधि होगी। ठीक है, तो संधि में पहले पद का, स्वर संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर होना आवश्यक है, तब वह स्वर संधि होगी। दूसरी है बेटा व्यंजन संधि। क्या बेटा, व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि की कंडीशन कितनी रहेगी बेटा, इसकी कंडीशन देखिए 3 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 3। जब पहले पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई व्यंजन हो, तब वह व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा। जब पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई स्वर हो बेटा, तब वह आपका व्यंजन संधि माना जाएगा। तीसरी कंडीशन रहेगी बेटा, जब पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे पद का पहला वर्ण भी व्यंजन होगा बेटा, तब वह व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन संधि की बेटा 3 कंडीशन रहेंगी, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, और विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि का अर्थ क्या होगा बेटा, जब पहले पद का अंतिम वर्ण कोई विसर्ग, भाई ये विसर्ग है, आपको जब हमने वर्णमाला पढ़ाई थी तब बताया था ये विसर्ग है। विसर्ग के साथ यदि बेटा
स्वर हो। इसका मतलब क्या होता है, जब पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर हो, या फिर पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन हो, तब वह विसर्ग संधि होगी बेटा। अब आप ये कह रहे होंगे सर जी विसर्ग के साथ विसर्ग या व्यंजन के साथ विसर्ग या फिर स्वर के साथ विसर्ग क्यों नहीं आया? सर जी ये भी तो कंडीशन बन सकती हैं, लेकिन ये बन सकती थी बेटा, लेकिन याद रखिए ये वाला आपका जो वर्ण है, ये वाला, ये दूसरे पद का ये वाला ही तो है बेटा। भाई यही तो है ये विसर्ग। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई शब्द विसर्ग से स्टार्ट होता है? नहीं होता है ना। तो इसीलिए कभी भी ये 3 कंडीशन नहीं बनेंगी बेटा, केवल आपकी यही कंडीशन बनेंगी दोनों। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर, या पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग, दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन, तो वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ये तो रहा बेटा उदाहरण पहचानने के लिए। आगे या संधि के ये नियम है बेटा, ये 3 संधि के। स्वर संधि में दोनों पदों का स्वर होना आवश्यक है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। इसमें पहले का अंतिम स्वर हो चाहे व्यंजन हो इधर का, इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये आपका विसर्ग संधि। ठीक है, इसके आगे चलेंगे बेटा आज हम। स्वर संधि। देखिए बेटा अब पढ़ेंगे अब हम स्वर संधि। देखिए स्वर संधि की यदि बात कही जाए बेटा, तो आपको बता दें स्वर संधि की यदि परिभाषा, देखिए परिभाषा तो यही बन गई बेटा, यही परिभाषा बन गई। कितने शॉर्ट में परिभाषा क्या है, कितने शॉर्ट में बन गई कि जब, लेकिन आप लिख सकते हैं, पहली बार लिख लो फिर नहीं लिखाऊंगा आगे के लिए। जब पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर तथा दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर हो, तो वहाँ स्वर संधि होती है या उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बड़ी बात को हमने केवल इसमें इतने में कह दिया, स्वर प्लस स्वर, अर्थात जब स्वर स्वर से जुड़े, ठीक है, तो स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार, भाई प्रकार की बात आती है। देखिए आपको बता दें स्वर संधि के वैसे संस्कृत में 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 8। लेकिन वो 3 प्रकार आपके लिए कभी पूछे नहीं जाएंगे, केवल आप अभी 5 प्रकार पढ़िएगा। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं बेटा आपके लिए, और वो रहेंगे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा रहेगा गुण स्वर संधि, तीसरा रहेगा बेटा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा रहेगा बेटा यड़
स्वर संधि। और पांचवा रहेगा बेटा अयादे स्वर संधि। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये स्वर संधि के पार्ट हैं 5। अब आपसे कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से हाँ जी विषम पद क्या होगा? गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। तो आप तुरंत बता सकते हैं बेटा विषम पद क्या होगा इसमें? गुण संधि। क्यों? क्योंकि यह गुण संधि स्वर संधि का भी प्रकार है, जबकि ये तीनों प्रकार जो बताए गए थे बेटा किसके? ये संधि के प्रकार हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए बेटा दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि। वैसे देखिए यहाँ पर हम एक चीज और बता करके चलते हैं बेटा, प्रत्येक संधि का एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। ये शायद आपसे कभी पूछ लिया जाए। वैसे इस सूत्र पर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करते हैं तो वीडियो भी लंबा हो जाता है, आप लोग देखते भी नहीं है भाई है। तो देखिए सूत्र जो है इसका एक सूत्र होता है बेटा अकह सवर्णे दीर्घ। वैसे ये सूत्र होता है बेटा इस संधि का। सूत्र के माध्यम से हमें बहुत सरलता मिल जाती है संधि को करने में। अक प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं बेटा अपनी सवर्णी से मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, ऐसा इसका कहना होता है। अब अक क्या होता है? जब तक आपको माहेश्वर सूत्र नहीं आएंगे, अब माहेश्वर सूत्र क्या होता है तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है बेटा। इसीलिए केवल हम इसी को यही बंद कर देते हैं कि इसका सूत्र याद रखना है आपको, अकह सवर्णे दीर्घा। देखिए दीर्घ संधि है तो दीर्घा लिखा होगा आपका, बस कभी आ जाए तब के लिए। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से तो वही कभी टाइम मिलेगा तब बताएंगे। तो ये है बेटा अकह सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं अपने सवर्णी से मिलकर, समान जाति से मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, ऐसा इस सूत्र का कहना होता है। तो इसका पहला नियम होता है बेटा जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण अ या आ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर आ हो जाएगा। जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण भी अ या आ ही होगा तो दोनों वर्णों के स्थान पर बेटा एक वर्ण बना सकते हैं हम लोग आ। देखिए इसकी 4 कंडीशन बनेंगी, 4 स्थितियाँ। देखिए एक सूत्र की इसकी बता देता हूँ, फिर आगे के लिए आप लोग स्वयं समझ लेना। देखिए छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा। सिर्फ ये क्या होता है? छोटा 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 बड़ा। लेकिन ये चारों ही कंडीशन में आ बनेगा। याद रखेंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण अ और दूसरे पद का पहला वर्ण अ हो तब भी आप आ ही बनाएंगे। पहले पद का अंतिम वर्ण अ और दूसरे पद का पहला वर्ण आ हो तब भी आप आ बनाएंगे। पहले पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का पहला वर्ण अ हो तब भी आप आ बनाएंगे। और पहले पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का पहला वर्ण आ हो तब भी आप आ ही बनाएंगे। तो ये बात याद रखना बेटा, इसकी 4 स्थितियां बन सकती हैं। देखिए जैसे कि पुस्तक, धन, आलय। देखिए इसको समझने से पहले हम आपको एक दिन शायद आपको याद होगा हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो उस समय शब्दों का आपको एक ये बताया था कि किस किस तरह के शब्द होते हैं। एक होते हैं स्वरांत और एक व्यंजनांत।
बताए थे या नहीं बताए थे? तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिए, यदि समझ में नहीं है, आपको समझ नहीं पाते हैं तो देखिए, जब भी, एक बार फिर से बता देते हैं थोड़ा सा, जब भी किसी व्यंजन पर कोई डंडा मात्रा, आपकी जो आप डंडा मात्रा कह देते हैं, देखिए जैसे ये का है, का पर यदि हलंत लगा है तो इसमें कोई वर्ण नहीं है अंत में, अभी इस पर हलंत तो नहीं लगा है, तो इसका मतलब बेटा इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ। क्या जुड़ा हुआ है? आ। अब इसमें आ जुड़ा है तो ये क्या बच गया बेटा? पुस्तक। रह गया या नहीं रह गया? भाई इसमें से हमने आ निकाल दिया ना इसका, और इधर क्या है बेटा? आ। अल्लाह, भाई हम लोहार या सुनार वाला वो काम करना पड़ेगा हमको बेटा, लोहार या सुनार वाला। लोहार या सुनार क्या करता है? देखिए एक बार फिर से बताते हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, ये वाला वर्ण पकड़ना है आपको, ठीक है ना? और जब ये पकड़ लिया, ये आपने पकड़ दिया ना, तो आदि संधि आपकी हो गई बेटा। ये पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। आगे क्या है, इधर क्या है बेटा? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल मतलब है इन दो से। कौन कौन से? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इनसे मतलब है हमको। इनके स्थान पर आ कर देना है बेटा। क्या कर देना? आ। लय और पुस्तक, ठीक है? तो ये आ के इसको मिलेगा, तो क्या बनेगा बेटा? जब ये, आप ये बताइए, आप अपने घर से यहाँ पढ़ने आए हैं या नहीं आए? तो जाएंगे कहाँ लौट के? चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ बेटा, अपने घर ही जाओगे। तो ये छोटा भाई यहाँ से निकला अपने घर से और यहाँ आके बड़ा बन गया, लौट के कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा बेटा, अपने घर लौट के यहाँ आएगा। तो पुस्तका, क्या बनेगा बेटा? पुस्तका। और लय जोड़ दो इसमें आके, तो क्या हो जाएगा? दोस्त भी आके जुड़ जाएंगे आपके, पुस्तकालय। क्या बन गया? पुस्तकालय। चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, सत्य धन अर्थी। देखिए सत्य में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? अ। इधर क्या है? अ। थी। आ और आ, भाई कंडीशन दूसरी पहली है, क्या बनेगा बेटा? आ। बहुत ही स्पीड से देखिए, नींव हमारी रख गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मकान कितना भी ऊंचा ले जाइएगा। क्या बनेगा बेटा? सत्यार्थी। ये 4 स्टेपों में आप संधि करेंगे, संधि गलत होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। सत्यार्थी। ऐसे ही हाँ जी, सूर्य धन अस्त। बेटा सूर्य प्लस अस्त, सूर्य में अंतिम वर्ण क्या है? देखो अंतिम, लोहार या सुनार वाला अंतिम वर्ण निकालिए, इसमें आ है या नहीं है, और इधर से पहला लीजिए, बाकी का बचा उसको छोड़ दो, हमें मतलब इनसे है दो से। क्या बन जाएगा बेटा? आ। सूर्य। आ आके इसको मिलेगा बेटा, क्या बनेगा? सूर्यास्त। ठीक है। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था, हमारे मूल स्वर कितने हैं बेटा? 4, अ, ए, ओ, रे। तो आने अपनी जाति वालों को दावत पे बुलाया था, देखा था आपने, देखो आ बराबर आ, सभी एक ही जाति के हैं या नहीं? तो फिर ये बताओ बेटा, जब अब कोई जाति का सही अपनी जाति वालों को खिला रहा है, दूसरी जाति का उसको खिलाएगा? नहीं खिलाएगा ना। तो बेटा दूसरा नियम इसी का क्या है बेटा? पहले पद का अंतिम वर्ण ई या ई और दूसरे पद का पहला वर्ण ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर बेटा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। याद रखना। सेम जब आने आ को दावत पे खिलाया तो ई को खिलाएगी। भाई सब अपनी अपनी जाति वालों को खिला रहे हैं, कोई बुरा तो नहीं कर रहे। जैसे कि रवि धन ईश, तो रवि में देखिए बेटा क्या है? हलंत लगाइए। देखिए अंतिम वर्ण इसका क्या है? ए।
ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया बेटा, जब वर्णमाला पढ़ाई थी तब, कि इनमें अंतिम वर्ण कैसे निकालते हैं। देखिए जब भी किसी व्यंजन पर कोई भी मात्रा आगे से, हाँ जी, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, एक मिनट, नीचे से लगी होती है या नहीं होती है, तो याद रखना उसमें आ होता है बेटा, यहाँ पर ई होता है, यहाँ पर, यानी व्यंजन पहले और स्वर बाद में होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बेटा, हमेशा के लिए ध्यान रखिए, हमेशा व्यंजन पहले और स्वर बाद में। जब आपने ये देखा बेटा ऐसा है तो इसमें ई बाद में है या नहीं, और इसका पहला क्या है बेटा, ई श। हमें तो केवल पहले के अंतिम और दूसरे के पहले से मतलब है या नहीं, बस हो गई संधि। हाँ जी, ई और ई मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ ई हो जाएगा। भाई इसकी भी तो 4 कंडीशन बनेगी, छोटी के साथ छोटी, छोटी के साथ बड़ी, बड़ी के साथ छोटी और बड़ी के साथ बड़ी, तो ई हो जाएगा। और इधर स रव मिला के बनेंगे बेटा, बड़ी ई लौट के आ जाएगी तो रवीश। एक और देखेंगे बेटा, गिरि धन ईश। देखिए गे र, ई निकालिए, इसका क्या निकालना है, बड़ी ई श। हमें इनसे मतलब है बेटा, इनके स्थान पर दीर्घ ई कर देना है, जैसा कि हमारा नियम कह रहा है। क्या बन जाएगा, गिरीश। ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण होंगे बेटा। कपि धन इंद्र, कपि धन इंद्र। कपि में अंतिम वर्ण क्या है बेटा, जल्दी से देखिए, तुरंत सीख गए आप लोग। बस ये याद रखना, लोहार या सुनार वाला काम करना है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या मर्चा, कप और ये ई द्र मिला के लिखेंगे तो क्या बना बेटा, कपींद्र। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए बेटा। अब जब ये बताइए बेटा, आप स्वयं समझदार हैं इतने, तो सब पढ़े लिखे हैं बेटा, है? जब आने अपनी जाति वालों को दावत खिलाई, सब आए थे या नहीं आए थे उसी की जाति के, इन्हें अपनी जाति वालों को खिलाई, तो ऊ का कोई पागल थोड़े है बेटा, वो भी अपनी जाति वालों को ही खिलाएगा क्या भाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे भानु प्लस उदय। देखिए भानु में अंतिम वर्ण क्या है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें अंतिम वर्ण क्या है बेटा, ओ, और इधर ओ, दय। ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, देखो छोटा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़े बड़े। हाँ जी, यही कंडीशन 4 बनेगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घ ऊ दय भा। याद रखिए इसके स्थान में बनेगा क्या, तो ये आप देखा, एक ऊ इधर भी है इधर भी है, तो क्या बन गया, ऊ मिला के भानु दय। क्या बन गया बेटा, भानु दय। ऐसे भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा। देखिए बेटा, भू में अंतिम वर्ण क्या है, एक मिनट, भू में अंतिम वर्ण क्या है, ऊ दिखाई दे रहा है ना, ओ, और इधर का पहला क्या है बेटा, ओ जा। हमें तो इनसे मतलब है ना, दो से। भाई ये निकाल लिया हमने, क्या बन गया, दीर्घ। भूर्जा, क्या बन गया बेटा, भूर्जा। ठीक है, तो ये तीनों नियम आपको समझ में आए या नहीं आए। हाँ जी, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दीर्घ री संस्कृत में होती है, कहाँ होती है बेटा,
कहाँ होती है? संस्कृत में। दीर्घ री हमारे हिंदी में नहीं होती है, इसीलिए हमारे लिए केवल यही 3 नियम सही है इसके लिए। वैसे आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण री आ जाए और दूसरे का री आ जाए, तो दोनों के स्थान पर बेटा क्या हो जाएगा? है तो री हो जाएगा, बस यही है। अरे वैसे हमारे यहाँ नहीं है, ये संस्कृत में नियम मिलेगा आपको, लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना, पहले पद का अंतिम वर्ण री हो और दूसरे पद का पहला वर्ण री हो, तो क्या हो जाएगा बेटा? बड़ी री हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण भी दे देते, चलो आगे आए सामने, तो पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, तो पितृ में आपने देखा बेटा क्या लगा हुआ है आपका? रे, और इसमें क्या है बेटा? पहला रे, बेटा दोनों मिलकर के बेटा क्या हो गए? बड़ी री हो गए, बेटा पित मिला के लिखें बेटा क्या बनेगा? पितृण, क्या हो गया? पितृण। ठीक है, तो ये था बेटा आज दीर्घ स्वर संधि। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग गुण स्वर संधि के साथ। ठीक है बेटा, नमस्कार।